अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो सबसे पहली बात, जो ये टॉपिक रहेगा, जो ये वीडियो रहेगी, ये स्पेशली नीट स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इसमें अच्छे से नीट एनसीईआरटी से हमने कलेक्ट किया है, नंबर 1। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बैचलर्स डिग्री करे, चाहे बैचलर्स नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हैं या बैचलर इन पैरामेडिकल एडमिशन्स ले रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होता है। फीमेल्स जो एप्स होते हैं उनमें होता है, नंबर 1। नंबर 2 मंकीज़ में होता है, उनकी फीमेल्स में, याद रखिएगा, फीमेल्स, मंकीज़ की फीमेल्स में होता है, नंबर 2। नंबर 3 ह्यूमन बींग्स की फीमेल्स में होता है। ह्यूमन बींग्स में तो होता है, मगर किन में? मेल्स और फीमेल्स में होता है। ये रही थी बात मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन बींग्स में स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 11 to 12 ईयर्स। इसी दरमियान ये स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है किसी फीमेल में, उसको हम बोलते हैं मिनार्क और मिनार्के। और एट द एज ऑफ 45 ईयर्स या 50 ईयर्स, इसके दरमियान ये बंद हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मीनोपाज। तो मिनार्क से लेकर मीनोपाज तक तकरीबन 10 साल से लेकर एट द एज ऑफ 45 और 50 के दरमियान ये बंद होता है, उसको बोलते हैं मिनार्क बिगिनिंग को, और एंड को बोलते हैं मेनोपॉज। ये थी बात मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इसकी डेफिनेशन हमने अच्छे से, आप देखना इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसके लिए अच्छे से इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, तो वहाँ से आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। रही बात मेंस्ट्रुअल साइकिल की, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करते हैं, हमने बोला कि ये स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 11 to 12 ईयर्स। हम सिंपली बोल सकते हैं ये कब स्टार्ट होता है फीमेल्स में? प्यूबर्टी के वक्त। जब फीमेल प्यूबर्टी को पहुंचती है, वो कब प्यूबर्टी को पहुंचती है? 11 to 12 ईयर्स के दरमियान वो प्यूबर्टी की एज में पहुंच जाती है, तो तब स्टार्ट होता है मिनार्क। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। अब हम डिटेल्ड एनालिसिस ये जानेंगे कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली होता है। ये रही इसके रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब प्यूबर्टी आती है तो सबसे पहले एक मास्टर ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। देखिए, यही है हाइपोथैलेमस, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी। देखिए, दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज पिट्यूटरी। अच्छे तरीके से आपको दिख रहा है। जब फीमेल प्यूबर्टी पे पहुंच जाती है, तो प्यूबर्टी के वक्त एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। प्यूबर्टी के वक्त फीमेल में जब प्यूबर्टी को पहुंचती है, तो फीमेल का हाइपोथैलेमस जो होता है वो रिलीज करता है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखिए, यहां तक पहले हम स्टॉप करेंगे। पहले हम दो कंडीशंस यहां पर बनाएंगे। देखिए, फर्स्ट वन इज ओवरी, दिस इज ओवरी, ये रहा एंडोमेट्रियम। क्लियर? देखिए, याद रखिएगा, ओवरी में ऑलरेडी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे दाने प्रेजेंट होते हैं। कहां पर? ओवरी में। याद रखिएगा, मैं यहां पर छोटे छोटे से दाने बनाऊंगा, फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मगर ये अनडेवलप्ड वहां पर होते हैं, या हम कहेंगे ये इनएक्टिवेटेड फॉलिकल्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। किस में? ओवरी में। क्लियर? जब फीमेल प्यूबर्टी पे पहुंचती है, तो प्यूबर्टी के वक्त एक हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, जिसको हम बोलते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जब हाइपोथैलेमस से निकलता है, ये ट्रैवल करता है, पहुंचता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और वहां से रिलीज करवाता है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये ओवरी में जाता है, और वहां पर जो फॉलिकल्स होता है उनकी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहली बात, जो ये अनडेवलप्ड
फॉलिकल्स ओवरी में मौजूद थे, इनकी ग्रोथ किसने स्टार्ट की? एफएसएच ने। एफएसएच कब रिलीज हुआ? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। किस हार्मोन ने इसको रिलीज करवाया? दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो गया। क्लियर? अब एफएसएच क्या करेगा? ये ओवरी में जाएगा, इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा और इनको डेवलप करवाएगा। देखिए इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर पीएम, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये प्राइमरी फॉलिकल है। क्लियर? अब इन्होंने एफएसएच ने प्राइमरी फॉलिकल को ग्रोथ करवाई इनटू, ये चेंज होता है किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर? सेकेंडरी फॉलिकल्स फिर डेवलप होते हैं एससी। यहां पर मैं एक ही फॉलिकल बनाऊंगा, ढेर सारे बना दिए मैंने। तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? और सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो गया किसमें? टर्शरी फॉलिकल में, टीएफ टर्शरी फॉलिकल। और इवेंचुअली यही टर्शरी फॉलिकल फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मजबूत होता है, दुरुस्त होता है, कंप्लीट होता है, उसको हम बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, MGF, दैट इज मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और एक बात देखिए, एफएसएच जब निकलता है वो इन अनडेवलप्ड फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, आप डेवलप हो जाओ। ठीक? इट मीन्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एफएसएच राइट हियर? The function of FSH is development of follicles. Development of follicles. F लिख लिया मैंने। क्लियर? जब FSH निकलेगा वो ये इन प्राइमरी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करवाएगा, प्राइमरी फॉलिकल को कन्वर्ट करवाएगा सेकेंडरी फॉलिकल में। क्लियर? इसके बाद ये खुद ही आगे बढ़ेगा, आगे खुद ही ग्रोथ करेगा। आगे जाने के लिए इसको एफएसएच की जरूरत नहीं होती है। तो एफएसएच की जरूरत कहां पर फॉलिकल्स को होती है? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल्स में। ये इनएक्टिवेट होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एफएसएच। क्लियर? देखिए जब प्राइमरी फॉलिकल, यहां पर मैं ये रब करने जा रहा हूं डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल से, तो आप लोगों ने लिख लिया। अब मैं यहां पर कुछ अलग टर्म यूज करने वाला हूं। देखिए जितना जितना फॉलिकल मैच्योर होता जाएगा उतना उतना ये कंटिन्यूअसली एक हार्मोन रिलीज करेगा। प्राइमरी फॉलिकल्स भी हार्मोन रिलीज करते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल भी हार्मोन रिलीज करते हैं, टर्शरी फॉलिकल्स भी एक हार्मोन रिलीज करते हैं, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल भी हार्मोन रिलीज करते हैं। देखिए यहाँ पर इनका साइज कम था, मींस यहाँ पर हार्मोन कम निकलेगा। जितना जितना फॉलिकल का साइज इंक्रीज हो जाएगा उतनी उतनी उस हार्मोन की लेवल जो हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम जानेंगे कौन सा हार्मोन ये फॉलिकल्स रिलीज करते हैं। उसको बोलते हैं हम एस्ट्रोजन। देखिए प्राइमरी फॉलिकल भी एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है, सेकेंडरी फॉलिकल भी इंक्रीज करवाता है, टर्शरी भी एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल भी एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है। इट मींस यहां पर एस्ट्रोजन की लेवल कम थी, तो जितना जितना फॉलिकल इंक्रीज हो जाएगा, जितना जितना ये मैच्योर हो जाएगा, उतना उतना एस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पर आपको हाइपोथैलेमस का भी समझ आ गया, एफएसएच का भी समझ आ गया, और यहां पर जो है अब दैट इज एस्ट्रोजन। सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन राइट हियर? देखिए मैंने पहले ही यहां पर लिख लिया था ओवरी में इस वक्त ये सब कुछ हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम में क्या हो रहा होगा? क्लियर? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और इवेंचुअली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर बोले तो ये कंप्लीट हो गया, ये दुरुस्त हो गया, फुल मैच्योर हो गया ये फॉलिकल। मगर ये सारे फॉलिकल्स एक साथ एक हार्मोन रिलीज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। अब हम देखेंगे एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है। देखिए मैं यहां पर एंडोमेट्रियम की लेयर बना देता हूं, आपको दिख रही है वहां से? हाँ देखिए, दिस इज एंडोमेट्रियम वॉल। द फंक्शन ऑफ
एस्ट्रोजन इज टू इंक्रीज द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। क्लियर? देखिए ये एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को इंक्रीज करवाता है। कौन? एस्ट्रोजन। देखिए मैं यहां पर एंडोमेट्रियम की थिकनिंग यहां पर जितना जितना इंक्रीज हो जाएगा एस्ट्रोजन, उतनी उतनी थिकनिंग इंक्रीज हो जाएगी। किसकी? ऐसे मैं बना रहा हूं, देखिए जितना जितना इंक्रीज हो जाएगा एस्ट्रोजन, उतना उतना यहां पर एंडोमेट्रियम की थिकनिंग इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हम इसको यहां पर बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। क्यों होती है प्रोलिफरेटिव फेज? क्यों बोलती है? क्योंकि यहां पर सेल्स जो होती है प्रोलिफरेट हो रही है, थिकनिंग इंक्रीज हो रही है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इसको हम यहां पर बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। पीएफ साथ में नोट्स भी बनाइए, जो भी लिख रहा है इस वक्त, तो साथ में मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रोलिफरेटिव फेज। पीएफ मींस प्रोलिफरेटिव फेज। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन का काम होता है, जो ये फॉलिकल्स एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, इनका काम क्या होता है कि थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इंक्रीज करना। तो थिकनिंग यहां पर जो हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन रिलीज बाय द फॉलिकल्स। क्लियर? नंबर 1 देखिए, एक टाइम ऐसा पहुंचेगा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड और एक हार्मोन रिलीज करेगा, उसको हम बोलते हैं LH। एक टाइम ऐसा पहुंचेगा पिट्यूटरी ग्लैंड स्टूमुलेट हो जाएगा और रिलीज करेगा एक हार्मोन, उसको हम बोलते हैं LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखिए जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये किस पे एक्ट करता है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पे एक्ट करता है। जो ही LH मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पे एक्ट करता है, ये इसको मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को बर्स्ट करवाता है। देख लीजिए ये रहा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, अब इसको ये बर्स्ट करवाएगा। देखिए इसने यहां पर बर्स्ट करवाया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को। इट्स बिकॉज ऑफ LH, दैट्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाएगा तो यहां से निकलेगा सेकेंडरी oocyte। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। ये ट्रैवल करेगा और फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। क्लियर? फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब यही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है, इट इज बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? LH की वजह से। अब जब ये बर्स्ट होता है तो अंदर से सेल निकलती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। ये कहां पर जाती है? फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर? इतना आसान, इतना सब कुछ समझ आया आपको? अच्छे तरीके से समझिए। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte, दिस इज कॉल्ड नाउ LH ने किसको बर्स्ट करवाया? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को। देखिए अब जो ये बर्स्टेड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, अब जो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो बर्स्ट हुआ, अब ये कन्वर्ट होता है, अब इसको एक पर्टिकुलर एक ग्लैंड बन जाता है। देखो ये जो बर्स्टेड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ये देख लो, ये यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा, इसको एक ग्लैंड बन जाएगा यहां पर। क्लियर? आपको दिख रहा है अच्छे से? ये बर्स्टेड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जब सेकेंडरी oocyte निकल के फैलोपियन ट्यूब में चला गया, ये खुद अब एक ग्लैंड में तब्दील हुआ। उस ग्लैंड को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर? कॉर्पस ल्यूटियम। अब इस बर्स्टेड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हुआ किस में? कॉर्पस ल्यूटियम में, विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज्ड LH। LH ने इसको कन्वर्ट किया किस में? कॉर्पस ल्यूटियम में।
आप देखिए अच्छे से आपको समझ आया। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर बर्स्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ LH। इसको यहाँ पर हम बोलते हैं ओवल्यूशन। क्या बोलते हैं? ओवल्यूशन। देखिए जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है, वहां से सेकेंडरी oocyte निकल के फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवल्यूशन। तो ओवल्यूशन, ओव्यूल्यूशन, क्लियर। ओवल्यूशन कब होती है? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14th डे के दिन। तो जब ओवल्यूशन होता है इट इज बिकॉज ऑफ LH, क्लियर। LH के दो काम होते हैं। LH एक तो एक्ट करता है किस पे? LH एक तो एक्ट करता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है और एक्ट साइमल्टेनियसली। अब ये बर्स्टेड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, इसको ये कन्वर्ट करता है एक एंडोक्राइन ग्लैंड में, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, क्लियर। इतना समझ आया अच्छे से? सब कुछ समझ आया अच्छे से? अब यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। देखिए यहां से एंडोमेट्रियम में हमने क्या बोला था? एस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज से क्या होगा? थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होगी, क्लियर। इस थिकनिंग को हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। क्यों बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज? यहां पर सेल्स प्रोलिफरेट हो रही है, यहां पर थिकनिंग कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, क्लियर। देखिए अब ये कॉर्पस ल्यूटियम, जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, एक्चुअली ये क्या था? बर्स्टेड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में विद द हेल्प ऑफ LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये खुद कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन रिलीज करेगा, एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन और अनदर हार्मोन इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, देखिए ध्यान रखिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम ने अब दो हार्मोन्स रिलीज किए, एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, अनदर हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम तो सेम ही है, ये फर्दर इंक्रीज करवाएगा, ये फर्दर इंक्रीज करवाएगा क्या? थिकनिंग। देखिए फर्दर इंक्रीज करवाएगा थिकनिंग, कौन? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन अब किसने रिलीज किया फर्दर? इसने, कॉर्पस ल्यूटियम ने, क्लियर। अब थिकनिंग इंक्रीज हो जाएगी, हो गई थिकनिंग इंक्रीज। दिस इज एंडोमेट्रियम वॉल, इसकी थिकनिंग इंक्रीज करवा रहा है। एक तो एस्ट्रोजन रिलीज्ड बाय दीज फॉलिकल्स, और फिर जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो वहां पर भी एस्ट्रोजन रिलीज होता है, ये एस्ट्रोजन भी थिकनिंग इंक्रीज करवाएगा, कौन? एस्ट्रोजन। नाउ सर व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, क्लियर। अब देखिए प्रोजेस्टेरॉन की फंक्शन, जो एंडोमेट्रियम है इसमें क्या करवाता है? इसमें ये प्रोजेस्टेरॉन ग्लैंड्स बनवाता है। देखिए ग्लैंड्स बनाता है, ग्लैंड्स बनाता है, ग्लैंड्स क्रिएट करता है, और साइमल्टेनियसली द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज इट मेक्स इट मोर वेस्कुलर, इसको वेस्कुलर बनाता है, कौन? तो वेस्कुलर जो बनता है एंडोमेट्रियम, इट इज बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन? प्रोजेस्टेरॉन इस एंडोमेट्रियम को मोर वेस्कुलर बनाता है। कैसे बनाता है? बाय क्रिएटिंग क्या? कॉइल्ड आर्टरीज, वेसल्स क्रिएट करता है, कॉइल्ड वेसल, जो कि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटिन्यूअसली क्या? सप्लाई करे, जो इसको मेंटेन रखता है, क्लियर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन? मेंटेनिंग ऑफ EM बोले तो एंडोमेट्रियम, क्लियर। अब देखो आपको अच्छे से समझ आया। कॉर्पस ल्यूटियम, जब कॉर्पस ल्यूटियम निकलता है, कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन्स रिलीज करता है, एक हार्मोन को बोलते हैं हम एस्ट्रोजन, दूसरे हार्मोन को हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? थिकनिंग को फर्दर इंक्रीज करना, एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग होती है उसको फर्दर इंक्रीज करना। अब जो यहाँ पर थिकनिंग तो हो गई, मगर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन? प्रोजेस्टेरॉन इसी एंडोमेट्रियम को वेस्कुलर बनाती है, इसमें वेसल्स क्रिएट करती है, वेसल्स बनाती है, कॉइल्ड वेसल्स, ताकि ये मेंटेन रहे, इसीलिए हम प्रोजेस्टेरॉन को बोलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन? टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम,
क्लियर। एक तो वेसल्स इसमें बनाते हैं, कॉइलर वेसल्स, और यहां पर ग्लैंड्स भी क्या क्रिएट करता है, ग्लैंड्स भी बनाता है, क्लियर। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इस फेज को हम बोलते हैं सिक्रीटरी फेज। इस फेज को हम बोलते हैं सिक्रीटरी फेज। किस फेज को? जिसमें प्रोजेस्टेरॉन एक तो इसमें वेसल्स बनाता है और साथ में ग्लैंड्स को भी बनाता है। किसमें? इसी एंडोमेट्रियम में। पहला था प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या होता है कि ये फॉलिकल्स चेंज हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, एस्ट्रोजन रिलीज होता है, थिकनिंग इंक्रीज होती है, और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम एक तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और एस्ट्रोजन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन होता है ये मेंटेन करता है किसको? ये मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम की वॉल को। कैसे मेंटेन करता है? एक तो ये इसमें वेसल्स बनाता है और वेसल्स के साथ साथ ग्लैंड्स बनाता है, ग्लैंड्स बनाता है। इसकी वजह से हम इसको सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। क्लियर, क्लियर। हमने यहां पर बोला ओव्यूलेशन। जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है, फिर सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ LH। LH कहां से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होना, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन अगर एग्जाम में आएगा, ओव्यूलेशन किस दिन में किस डेट पे होता है, तो ओव्यूलेशन किस डेट में होता है? डे 14 में ओव्यूलेशन होता है। क्लियर, इट इज बिकॉज ऑफ LH। आप देखिए यहां तक समझ आया? इतना सब कुछ मेंटेन किया हमने, सब कुछ बन गया। देखिए अब इसके बाद होता क्या है, वेट, आप सब कुछ नोट करके रखो, ठीक है। तो हम कहां पर पहुंच गए थे? कॉर्पस ल्यूटियम, हम पहुंच गए थे सिक्रीटरी फेज, हम पहुंच गए थे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। देखिए इसके बाद होता क्या है। देखिए अभी तक क्या था? अभी तक LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन पीक पर थी, मींस LH ज़्यादा रिलीज हो रहा था। जितना ज़्यादा LH रिलीज हो जाएगा उतने अच्छे तरीके से एंडोमेट्रियम मेंटेन होगा। क्लियर। अब देखिए एक टाइम पहुंचेगा, अब क्या होगा? आफ्टर 14th डे, 15th 16th डे क्या होगा? अब LH निकलना कम हो जाएगा। LH की सिक्रीशन अब क्या हो जाएगी? आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद जब सेकेंडरी oocyte कहां पर चला गया? फैलोपियन ट्यूब में। अब LH की सिक्रीशन जो है कम हो जाएगी। एरो मैंने नीचे की तरफ रखा। LH की सिक्रीशन कम हो जाएगी। जब LH की सिक्रीशन कम हो जाएगी, इट मीन्स कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो भी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं होगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं होगा, इट मीन्स प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं निकलेगा अच्छे से, ये एस्ट्रोजन भी नहीं निकलेगा अच्छे से। तो इन दोनों का फंक्शन क्या होता है? एक का थिकनिंग इंक्रीज करना, एक का इसी एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। इट मीन्स अगर इसमें चेंज आ गई, LH में चेंज आ गई, तो पूरे सिस्टम में चेंज आ जाएगी। तो होता क्या है? आफ्टर 14th डे LH की सिक्रीशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज करता था, ये डिजेनरेट हो जाएगा। ये डिजेनरेट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक वाइट बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बाइकेंस। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, कॉर्पस एल्बाइकेंस। क्लियर। अब देखिए अभी तक कॉर्पस ल्यूटियम इतना बड़ा था, यह है कॉर्पस ल्यूटियम, क्लियर। कॉर्पस ल्यूटियम इतना बड़ा था, ये दो हार्मोन्स रिलीज करता था। कौन कौन से हार्मोन्स? प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन। मगर इसका साइज कम हो गया, ये डिजेनरेट हो गया, ये श्रिंक हो गया। क्यों श्रिंक हो गया? क्यों डिजेनरेट हो गया? क्यों इसका साइज कम हुआ? इसलिए इसका साइज कम ही हुआ क्योंकि LH की सिक्रीशन जो है वो कम हुई। क्लियर। जब LH की सिक्रीशन कम हुई तो सब कुछ डिस्क्रप्ट होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होता है अनदर ग्लैंड में, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकाइनस। आप खुद भी देख सकते हो इसका साइज और इसका साइज। इट मींस प्रोजेस्टेरॉन की भी लेवल,
प्रोजेस्टेरॉन की भी लेवल कम हो जाएगी और एस्ट्रोजन की लेवल भी कम हो जाएगी, जिसके वजह से होगा क्या, अब एंडोमेट्रियम अच्छे तरीके से सरवाइव नहीं करेगा, वो इरोड हो जाएगा, वो गिर जाएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड। क्लियर? देखिए मैं यहां पर और एक बार ग्राफ बना देता हूं। मैंने बनाया था ग्राफ, सबसे पहले हुआ था क्या, जिसको मैंने बोला था प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की थिकनिंग एंडोमेट्रियम की थिकनिंग इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? वो एस्ट्रोजन कहाँ से आता था? फॉलिकल से। फिर मैंने बोला फर्दर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम भी वहाँ से एस्ट्रोजन रिलीज करता है, जिसका फंक्शन क्या होता है कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना। देखा? इसको हम बोलते हैं, इस वाले फेज को हम बोलते हैं, इस वाले फेज को, पहले वाले फेज को हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज। और जब फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, फिर वहां से प्रोजेस्टेरॉन भी निकलता है और एस्ट्रोजन भी निकलता है। तो प्रोजेस्टेरॉन आपको तो पता ही है, एस्ट्रोजन का काम होता है थिकनिंग इंक्रीज करना, थिकनिंग, और साथ में जो प्रोजेस्टेरॉन निकलता है उसका काम क्या होता है, इसको वेस्कुलर बनाना, इसको वेस्कुलर बनाना, और इसमें ग्लैंड्स बनाना। ये किसका काम होता है? प्रोजेस्टेरॉन का काम। तो इस वाले फेज को हम बोलते हैं, कौन सा फेज? सिक्रीटरी फेज। इसको हम बोलते हैं सिक्रीटरी फेज। क्यों बोलते हैं सिक्रीटरी फेज? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ने एक तो यहाँ पर वेसल्स इसमें बना ली एंडोमेट्रियम में, ताकि ये मेंटेन रहे, और इसमें ग्लैंड्स भी बना लिए। क्लियर? इसके बाद होगा क्या, देखिए आपको मैं ग्राफ पे अच्छे से समझाऊंगा। इसके बाद होगा क्या, इसके बाद LH की लेवल कम होगी, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकाइनस, जिससे क्या होगा, एक तो प्रोजेस्टेरॉन भी कम होगा, एस्ट्रोजन की भी कम होगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं करेगा, वो इरोड हो जाएगा, वो कट जाएगा, वो टूट जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। देख लीजिए, अगेन ब्लीडिंग। क्लियर? अगेन ब्लीडिंग। क्लियर? तो यहां से ये प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रीटरी फेज, अब ये वापस इरोड होना स्टार्ट हो गई। क्लियर? क्लियर? अब मैं आपको इस सब को अच्छे तरीके से चार डेफिनेशंस में आपको समझाऊंगा, चार स्टेप्स में समझाऊंगा आखिर होता क्या है ये। दिस वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल सबका। देखिए अब मैं इसका चार टॉपिक्स में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्यों है। देखिए, तो ये सब कुछ आपको समझ आया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सबसे पहले होता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, अब मैं चार फेजेस में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाऊंगा। जो अभी तक मैंने ये सब कुछ बोला था, ये आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आया। अब ये चार फेजेस सुनो और अच्छे तरीके से देखो, आपको इसके बाद किसी भी लेक्चर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, अब आपको खुद समझ आएगा। मेंस्ट्रुअल फेज मीन्स अब इसकी जो एंडोमेट्रियम होगी वो इरोड होगी, ब्लीडिंग होगी। क्यों ब्लीडिंग होगी? इसलिए ब्लीडिंग होगी क्योंकि LH की सिक्रीशन कम हो गई। LH की सिक्रीशन जब कम होती है, कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होता है कॉर्पस एल्बिकाइनस, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन लेवल भी कम हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल जो होती है वो इरोड होती है, स्लज आउट, बाहर आ जाती है। ठीक है? अब हम पहले 5 दिन जो होते हैं, 1 से लेकर, पहले दिन से लेकर 5 दिन तक कौन सा फेज होता है? मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? इसमें LH कम होता है, जिसकी वजह से कॉर्पस, ठीक, कॉर्पस, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होके कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बाइकेंस। क्लियर? कॉर्पस एल्बाइकेंस, LH कम हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम जो है
LH कम होने से कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होके कॉर्पस एल्बिकाइनस में चेंज हो जाता है। मैं साथ में डायग्राम भी बना देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम, डिजेनरेट होगा, देखिए क्लियर हो गया डिजेनरेट अच्छे से। मुझे लगता है रेड पेन से ही लिखना पड़ेगा क्योंकि विजिबल इससे अच्छा होता है। ठीक क्लियर। अब क्या होगा, अब जो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम होगी और एस्ट्रोजन की लेवल कम होगी। दोनों की लेवल जब कम होगी, अब इन दोनों की लेवल जब कम होगी क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, EM, एंडोमेट्रियम, या हम बोलेंगे स्लज आउट ऑफ एंडोमेट्रियम विद ब्लड, लिखूंगा मैं यहां पर स्लज आउट ऑफ EM, एंडोमेट्रियम विद ब्लड। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट मेनेस्ट्रुअल फेज। मेनेस्ट्रुअल फेज कितने डेज का होता है, फर्स्ट डे से लेकर 5 दिन तक। इस दिन में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, LH भी कम होता है। देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अच्छे तरीके से दिमाग में सोचो समझो और देखो। LH कम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकाइनस, क्लियर। इसका काम क्या होता था कॉर्पस ल्यूटियम का, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज करना। अब ये कॉर्पस एल्बिकाइनस में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ है, अब दोनों की मात्रा कम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रही है, वो स्लज और बाहर आ रहा है ब्लड के साथ, और आना भी चाहिए। क्लियर। देखिए बात मेरी सुनिए, यहां पर कौन कौन सी कंडीशन है। LH मेनेस्ट्रुअल फेज के दौरान जो पहले दिन से लेकर 5 दिन तक होता है, इसमें LH की लेवल भी कम होती है। प्रोजेस्टेरॉन की लेवल भी कम होती है। एस्ट्रोजन की लेवल कम होती है, मगर प्रोस्टाग्लैंडिन इसकी लेवल मेनेस्ट्रुअल फेज में इंक्रीज होती है। देखिए अच्छा पॉइंट है, नीट में ये क्वेश्चन बहुत टाइम्स के बहुत बार पूछा गया है। जब LH भी कम होता है मेनेस्ट्रुअल फेज में, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल भी कम होती है, एस्ट्रोजन की लेवल भी कम होती है, वो कौन सा हार्मोन होता है, केमिकल होता है जो इस फेज में इंक्रीज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है, ये करवाता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जब मेनेस्ट्रुअल फेज होता है सारे हार्मोन्स कम होते हैं, मगर प्रोस्टाग्लैंडिन की लेवल इंक्रीज होती है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो हेल्प करवाता है, जो एंडोमेट्रियम अंदर होता है, एंडोमेट्रियम उसको बाहर निकालने में मदद करवाता है। कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन। इसका इंक्रीज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, किस फेज में, मेनेस्ट्रुअल फेज में। क्लियर। दिस इज मेनेस्ट्रुअल फेज। अगला फेज जो है, देखिए अगला फेज, दूसरा फेज है, उसको हम बोलते हैं नंबर 2, उसको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। और फॉलिक्यूलर के फेज को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। देखिए इस फेज में होता क्या है, आपको ये सब कुछ समझ आया इससे पहले जो मैंने समझाया, आपको पता होगा इसमें कुछ फॉलिकल्स का इंक्रीज होता होगा, ये तो कुछ नाम से ही समझ आता है। देखो प्रोलिफरेटिव फॉलिक्यूलर फेज में और प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है।
फॉलिकुलर फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज? क्योंकि इस फेज में एंडोमेट्रियम की थिकनिंग इंक्रीज होती है। देखिए इस फेज में होता क्या है कि जो फॉलिकल्स होते हैं, जो मैंने पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, जो ये फॉलिकल्स है ये इनएक्टिवेट है, इसको एक्टिवेट करवाता है कौन? FSH। क्लियर? इसको एक्टिवेट करवाता है FSH। क्लियर? जब FSH एक्टिवेट करवाता है इन फॉलिकल्स को, तो ये इस प्राइमरी फॉलिकल को कन्वर्ट करवाता है सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर? सेकेंडरी फॉलिकल फिर कन्वर्ट होता है टर्शरी फॉलिकल, फिर मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल। देखो अब यहां पर जो है FSH खाली इंड्यूस करता है डेवलपमेंट प्राइमरी फॉलिकल की, ना कि सेकेंडरी। ये प्राइमरी को कन्वर्ट करवाता है सेकेंडरी में। जब ये सेकेंडरी बन जाता है तो फिर इसके बाद खुद ही डेवलपमेंट हो जाता है। तो यहां पर क्या है, FSH खाली इंड्यूस करवाता है किसकी डेवलपमेंट किसकी स्टार्ट करवाता है? प्राइमरी फॉलिकल की। ये याद रख देना नंबर 1। देखिए यहां पर बहुत सारे फॉलिकल्स है, यहां पर बहुत सारे फॉलिकल्स है। हमने देखा कि आगे आगे एक ही फॉलिकल आगे जा रहा है, तो बाकी फॉलिकल्स कहां गए? क्लियर? वो देखेंगे। देखिए जब ये फॉलिकल्स आगे बढ़ जाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल जब ये आगे फॉलिकल्स बन जाते हैं, तो इसके साथ बाकी फॉलिकल्स भी होती है, रिमेनिंग फॉलिकल्स भी साथ होते हैं। क्लियर? मगर देखिए इन फॉलिकल्स में, सेकेंडरी फॉलिकल में आप देखिए यहां पर जो फॉलिकल्स होते हैं, देखिए इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है। इन फॉलिकल्स में एक फॉलिकल ऐसा होता है जिसका साइज जो होता है सबसे ज्यादा बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट फॉलिकल। देखो यहां पर जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया, ये यहां पर है डोमिनेंट फॉलिकल में बना रहा हूं, यहां पर डोमिनेंट फॉलिकल। यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर प्राइमरी फॉलिकल्स में बहुत सारे फॉलिकल्स है, जब ये सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है तो एक ही होता है, फिर टर्शरी में एक ही फॉलिकल आगे आगे जाता है। ठीक है? क्लियर? देखो जितने फॉलिकल, तो देखो नेचर चाहती है कि फॉलिकल खाली एक ही आगे बढ़े, एक ही फॉलिकल आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके एक ही बेबी एक बार कंसीव होगा। अगर 2 फॉलिकल्स आगे चले तो असाइनमेंट एक ही टाइम पे 2 बच्चे कंसीव होंगे। मगर हमको यहां पर क्या करना है, खाली एक ही फॉलिकल को आगे लेना है। मैं आपको यह बता रहा हूं यहां पर कि एक ही फॉलिकल आगे चलना चाहिए, मगर बाकी फॉलिकल्स को हमको रोकना है। वो कैसे रुकेंगे? देखिए जो यहां पर फॉलिकल देखिए, इसमें एक फॉलिकल बड़ा होता है, उस बड़े फॉलिकल को हम बोलते हैं डोमिनेंट फॉलिकल। डोमिनेंट फॉलिकल। ये डोमिनेंट फॉलिकल एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको बोलते हैं इनहिबिन। इनहिबिन। क्लियर? जो यहां पर जब FSH निकलता है, ये इन फॉलिकल्स को आगे डेवलपमेंट करवाता है। जब ये इनको आगे डेवलपमेंट करवाता है, तो इन डेवलपमेंटेड फॉलिकल्स में क्या होता है कि एक फॉलिकल जो होता है डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट बोलते हैं वो साइज में बड़ा होता है। वो डोमिनेंट फॉलिकल एक हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन का नाम होता है क्या? इनहिबिन। ठीक? अब इस इनहिबिन का क्या काम होता है? द फंक्शन ऑफ इनहिबिन is to inhibit the development of undeveloped follicle। मैं यहां पर लिखूंगा जो इनहिबिन का फंक्शन जो होती है, it inhibits development of undeveloped फॉलिकल्स। अब ये डोमिनेंट फॉलिकल जो है, जो यहां पर मैंने बताया, ये एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन। अब ये इनहिबिन क्या करेगा, जो इसके साथ बाकी फॉलिक्यूल्स है इनकी ग्रोथ ही रुकवाएगा, वहीं पर रुकवाएगा। कौन रुकवाएगा? इनहिबिन। अब ये इनहिबिन किसने रिलीज किया? डोमिनेंट फॉलिकल ने। वो डोमिनेंट फॉलिकल कहां पर होता है? यहीं पर, इन्हीं के साथ एक बड़ा
फॉलिकल होता है। डोमिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साइज में भी डोमिनेंट होता है। क्लियर? अब इसका काम क्या होता है? ये इनहिबिन रिलीज करता है। वो क्या करता है? वो इनहिबिट करता है क्या? द डेवलपमेंट ऑफ अनडेवलप्ड फॉलिकल्स। कैसे? ये FSH को भी स्टॉप कर देता है। इनहिबिन किसको इनहिबिट करता है? ये FSH को भी इनहिबिट करता है। जब FSH नहीं निकलेगा इट मीन्स जो अब फॉलिकल से वो डेवलप नहीं हो जाएंगे। अगर कंटिन्यूसली FSH निकलेगा इट मीन्स कंटिन्यूसली फॉलिकल्स ग्रो होते जा रहे हैं। इट मीन्स एक तो इनहिबिन फॉलिकल्स की ग्रोथ भी रुकवाता है और साइमल्टेनियसली FSH की भी ग्रोथ रुकवाता है। एंड दिस इज फॉलिकुलर फेज। क्लियर? अब इसके बाद वाला फेज जो है, इसके बाद वाला फेज जिसको हम बोलते हैं, कौन सा फेज? ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज। देखो अब तीसरा फेज है जिसको हम बोलते हैं, पेन मेरा था यहां पर, ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज में होता क्या है? सबसे पहले देखिए, ओव्यूलेशन फेज में क्या होता है कि जो LH जो होता है वो जब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, मैंने इससे पहले याद होगा, मैंने पहले बताया LH निकलता है, वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पे एक्ट करता है, उसको बर्स्ट करवाता है और सेकेंडरी oocyte को वहां से बाहर निकाल के फैलोपियन ट्यूब में ले जाता है। ठीक? अब यही जो बर्स्टेड फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल है, इसको कन्वर्ट करवाता है एक एंडोक्राइन ग्लैंड में जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर? देखिए ओव्यूलेशन कब होता है? सबसे पहले ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे। 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। देखिए मैं यहां पर बना रहा हूं, दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस। मैं यहां से पेन लाता हूं, एक मिनट। रेड पेन खत्म हो गया था। देखिए अब 14th डे पे क्या होगा? 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। अब हम देखेंगे 14th डे पे, ये तीसरा फेज है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज। ठीक? ओव्यूलेशन फेज। ये कौन सा डे होता है? डे 14। इस दिन पे क्या होता है? एक तो फॉलिकल का साइज भी इंक्रीज हुआ होता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल या सेकेंडरी टर्शियरी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, उन फॉलिकल्स की एक तो साइज इंक्रीज हुआ होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हुई होती है। देखिए जितना जितना ज्यादा फॉलिकल साइज में इंक्रीज होगा उतना ज्यादा एस्ट्रोजन निकलेगा, उतना ज्यादा एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बढ़ेगी। क्लियर? ये रही 14th डे की मूवमेंट, 14th डे की कंडीशन। उस दिन क्या होगा 14th डे को? 14th डे को एक तो जो ये फॉलिकल से वो मैच्योर होगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पूरा मजबूत बड़ा होगा। क्लियर? और उसी दौरान वो मजबूत बड़ा फॉलिकल एक बड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा। ठीक? अब यही एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज करेगा, सबसे पहले इंक्रीज करेगा किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड, PG। ठीक? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और वहां से रिलीज करवाएगा LH। क्लियर? एक तो LH करवाएगा। अब यहां से इंक्रीज लेवल ज्यादा मात्रा से पिट्यूटरी ग्लैंड इंक्रीज स्टिमुलेट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब कोई सिस्टम ना तो कम है ना तो नॉर्मल है, नॉर्मल से ज्यादा है। क्लियर? यहां पर एस्ट्रोजन की लेवल नॉर्मल से ज्यादा है। अब यही ज्यादा इंक्रीज्ड कंडीशन नाउ स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। व्हाट इज नाउ द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? टू रिलीज LH। देखिए LH। क्लियर? साइमल्टेनियसली इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को। किसको स्टिमुलेट करेगा? हाइपोथैलेमस को। वो GnRH साइमल्टेनियसली रिलीज करेगा। अब ये GnRH हाइपोथैलेमस से उठकर और पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा, ये रिलीज करवाएगा वहां से FSH प्लस
LH। क्लियर? ये 14th डे की निशानी में ये सीन बता रहा हूँ मैं, 14th डे को क्या होगा। ठीक, तो 14th डे को ना ओवुलेशन होगी। ओवुलेशन बोले तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा, वो फट जाएगा। कैसे? मैंने बोला कैसे फट जाएगा? LH से फट जाएगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि 14th डे को LH कैसे निकलेगा। वो ऐसे, सबसे पहले इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर लोबर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कराएगा, वहां से अलग LH निकलेगा। क्लियर? और फिर साइमल्टेनियसली हाइपोथैलेमस को भी रिलीज करवाएगा, स्टिमुलेट कराएगा, वो वहां से GnRH रिलीज करेगा। वो GnRH एंटीरियर ग्लोबल पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्रैवल करके वहां से निकालेगा FSH प्लस LH। देखो LH LH। ठीक, तो 14th डे को आएगी LH सर्ज, इसको बोलते हैं हम क्या? LH सर्ज, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से ओवुलेशन होगी, ओवुलेशन होगी। अब यही LH जाएगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को क्या करवाएगा? बर्स्ट, उसको सेकेंडरी ओसाइट के फैलोपियन ट्यूब में ले जाएगा। यही LH सर्ज इस बर्स्टेड ग्राफियन फॉलिकल को कन्वर्ट करवाएगा किस में? कॉर्पस ल्यूटियम में। ये रहा थर्ड फेज, दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन फेज। ये रही इसकी कंडीशन। अब हम पढ़ेंगे डे 4th। तो अब चौथा फेज है जिसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज, ये लास्ट फेज है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म। देखो ल्यूटियल फेज के में क्या होता है? ल्यूटियल फेज में इसमें सबसे पहले ये चौथा फेज है। अभी तक क्या क्या हुआ? एक तो मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग के बाद प्रोलिफरेटिव फेज, एंडोमेट्रियम बन गया, फॉलिकल्स भी उनका साइज भी इंक्रीज हो गया। क्लियर? अब तीसरा था ओवुलेशन फेज, LH सर्ज आई। वो कैसे आई? उस 14th डे पे क्या था? एस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज थी। अब इस एस्ट्रोजन की लेवल ने क्या किया? इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल स्टिमुलेट्स एक तो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे LH सर्ज आई। LH सर्ज ने क्या किया? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को बर्स्ट करके वहां पर ओवुलेशन करवाई, वो फैलोपियन ट्यूब पे चला गया। क्लियर? अब है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज है चौथा फेज। इसमें क्या होता है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होता है, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। चौथा फेज जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम तो पता ही आपको, मैंने बता दिया इस वीडियो के स्टार्टिंग में। कॉर्पस ल्यूटियम एक तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवाता है और एस्ट्रोजन। What is the function of estrogen? What's the function of estrogen? Increase thickening of EM, that is endometrium. Clear? इसका यही काम होता है वहां पर। अब what is the function of progesterone? Progesterone की फंक्शन देखो, ये मेंटेन करवाता है, ये मेंटेन करवाता है किसको? एंडोमेट्रियम को। ये इंक्रीज करवाता है क्या? देखो एरो मैंने ऊपर की तरफ बनाया, इट मींस इंक्रीज। ये वेस्कुलर बनाता है किसको? ये वेस्कुलैरिटी को इंक्रीज करवाता है किसमें? एंडोमेट्रियम में। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? और सिक्रीटरी बनाना किसको? एंडोमेट्रियम को। तो चौथा फेज जो है जिसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं, इसमें एक्चुअली होता क्या है? इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करता है, एस्ट्रोजन का काम होता है थिकनिंग, फर्दर इंक्रीज करना। क्लियर? अब प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इसका काम क्या होता है? मेंटेन क्या? एंडोमेट्रियम, वेस्कुलैरिटी क्या करता है? इंक्रीज उसकी, और सिक्रीटरी फेज भी क्या करता है? इंक्रीज। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए अब मैं चारों फेजों को एक साथ लिखूंगा और वहां पर इसके डेट्स भी डालूंगा। देखिए पहला फेज था मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा था फॉलिक्यूलर फेज, तीसरा था ओवुलेशन फेज, और चौथा जो था वो था ल्यूटियल फेज। क्लियर? जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो होता है 1 डे से लेकर 5 डे तक। क्लियर?
5 दिन तक रहता है। और जो फॉलिकुलर फेज होता है वो रहता है 6th डे से लेकर 13th डे हुआ। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मीन्स 7 to 8 डेज तक रहता है। क्लियर। और ओवल्यूशन फेज ये 14th डे को होता है। 14th डे को होता है ओवल्यूशन फेज। और फिर इसके बाद देखो जो ल्यूटियल फेज जो इसके जो 14th डे के बाद जो अगले 14th डे होंगे वो होंगे नेक्स्ट 14th डे। क्लियर। इसमें कोई चेंज नहीं आता है। दिस इज फिक्स्ड। ओवल्यूशन का कुछ चेंज कभी 13वां दिन में 13th डे को होगा, कभी कभार 12th या 10th डे को होता है ओवल्यूशन फेज। ये था सब कुछ मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवल्यूशन फेज एंड ल्यूटियल फेज। तो इसी के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे तरीके से ख़त्म हुआ। ऊपर से सबसे पहले जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखेंगे इसके रिलेटेड मैंने एक नोट डाला है, छोटा मोटा सा नोट, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना। और उसके बाद आप नोट्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप ये सब कुछ डायग्राम अच्छे तरीके से वीडियो देखो, पहले समझो, फिर उसके बाद नोट हाथ में ले लो। पहले वीडियो को अच्छे तरीके से सब देखो, फिर जाके नोट्स बनाने की कोशिश करो, डायग्राम्स बना लो, अपने कंसेप्ट अच्छे तरीके से याद रखो। थैंक यू।